किन्स के रोजगार और आय के सिद्धांत को एक शॉर्टकट में दिखाते हैं। तो ये देखिए, किन्स का जो रोजगार और आय का सिद्धांत है उसी को हमने प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहा। और प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत दो बातों पर निर्भर कर रहा है, कुल मांग और कुल पूर्ति, जिसको हम लोग AD और AS कह रहे हैं। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। और एग्रीगेट सप्लाई ये तो स्थिर हो जाता है, क्योंकि अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा कि जो कुल पूर्ति है वो एक निश्चित समय तक ही लगाया जाता है, यानी लागतें एक निश्चित समय तक भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर हम उससे और ज़्यादा लगाने लगेंगे तो हो सकता है प्रोडक्शन हमें घटते चलेंगे, तो ये एक स्थिर हो जाती है। फिर कुल जो मांग है वो दो बातों पर ही डिपेंड करती है, तीन बातों से, उपभोग, निवेश और सरकारी निवेश। तो जैसे अभी हम लोगों ने चित्र में ये पढ़ा था कि अगर जो पूर्ण रोजगार का बिंदु नहीं आता है तो हमें कुल मांग को बढ़ाना पड़ता है ना। कुल मांग को हमने बढ़ाया था, और कुल मांग में बढ़ाने का मतलब है कि हम या तो उपभोग में उपभोग ज़्यादा करेंगे, निवेश ज़्यादा करेंगे, या सरकारी निवेश ज़्यादा, यानी ये दोनों को हम निवेश ही कह रहे हैं। तो हम चाहे उपभोग भी बढ़ाएंगे और निवेश भी बढ़ाएंगे, तब हमारा पूर्ण रोजगार का बिंदु आ जाएगा। अभी एक लड़के ने एक क्वेश्चन भी किया था कि सर हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा कैसे सकते हैं, तो उसको हम यही है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने का तरीका कि हम उपभोग भी बढ़ाएं और निवेश भी बढ़ाएं। और उपभोग और निवेश बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ेगा तो हम निर्यात करने लायक हो जाएंगे, और निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी और इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। और अब देखो, यही बढ़ा करके हमने कुल मांग में वृद्धि किया। कुल मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, और कुल मांग बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, यानी उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, और अब देखो, निवेश दो बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से? पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। ब्याज की दर अगर ज़्यादा होगी तो हम निवेश कम करेंगे, फिर क्या करेंगे? बचत ज़्यादा करेंगे। और अगर पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब है कि प्रति इकाई पूंजी से कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है। अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो उस 1 रुपये के बदले हमें उत्पादन कितना मिलता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो हम उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, यानी निवेश ज़्यादा करेंगे। और अगर उत्पादन कम होगा तो हम निवेश कम करेंगे, फिर जमा करेंगे, यानी ब्याज के लालच में पड़ जाएंगे। ठीक है, और यही जो निवेश है जो ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है। तो ब्याज की दर, ये जो ब्याज की दर है वो किन दो बातों में, एक तो मुद्रा की मात्रा और एक तरलता पसंदगी पे। मुद्रा की मात्रा चूंकि मुद्रा अधिकारी के वश में होती है तो वो जो है उसको निर्गत करता है, वो उसको कंट्रोल करता है, इसलिए वो स्थिर रहती है। अल्पकाल, ये सारी अल्पकाल की बातें हैं जो स्थिरता की बात है। स्थिर अल्पकाल का मतलब होता है कि हम अगर उत्पादन के संबंध में लेते हैं तो अगर हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर कर दें और कुछ साधनों को बदल करके उत्पादन करें तो वो अल्पकाल कहलाता है। और अगर उत्पादन के सारे साधनों को बदल करके उत्पादन करें तो वो हमारा दीर्घकाल कहलाता है। ठीक है, तो अल्पकाल में ये सभी स्थिर रहते हैं। और जो तरलता पसंदगी है वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सा? एक लेन देन उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य क्या होता है? हम पर डे कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, पर डे किसी न किसी कारण से हम मांग करते हैं, डिमांड करते हैं मुद्रा, और वो लेन देन उद्देश्य कहलाता है। इसी को हम ट्रांजैक्टिव मोटिव कहते हैं। जैसे हमें मान लो एक माचिस की जरूरत है तो हमने उसको आज पर डे के लेन देन में किया है, सब्जी खाना जो हमारे पर डे का यूज है वो हमारा लेन देन उद्देश्य कहलाता है। सतर्कता उद्देश्य हमारी इमरजेंसी भी पड़ जाती है। पैसे हम रखते हैं कि नहीं रखते इमरजेंसी के लिए, कि 100, 200, 1000, 2000 अपने पास पड़ा रहना चाहिए, क्या पता कौन सी इमरजेंसी पड़ जाए। तो लोग एक तो अपने उपभोग के लिए, पर डे के उपभोग के लिए रखते हैं, दूसरा इमरजेंसी के लिए रखते हैं।
और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीसरा जो है वो केस का अपना है। ये जो बाकी दो चीज़ें तो हैं जो इससे पहले भी अर्थशास्त्रियों ने नाम लिए थे, लेकिन जो सट्टा उद्देश्य है ये केस की अपनी मौलिक अवधारणा है। ये अवधारणा केस ने दिया। सट्टा का मतलब होता है कि हम बैंकों से कुछ न कुछ खरीद के रखते हैं। जैसे मान लो बैंक में हमने एक हम कुछ मान लो ऋण बैंक को दे दिए, तो उसके बदले में बैंक हमें कुछ देता है ना। ब्याज हम उसको उस पर तय करते हैं कि ब्याज हमें कितना मिलेगा। जब हम उसको बेच देते हैं, मान लो जैसे हुंडी होती है और ऋण पत्र होते हैं, ऋण पत्र हमने खरीद लिए और उस पर अभी मैंने 100 के बॉन्ड को 90 रुपये में खरीद लिया, बाद में वही बॉन्ड 110 में बिक रहा है, तो हमें कितने का 20 रुपये का फायदा है। ये 20 रुपये जो है वो सट्टा उद्देश्य यानी सट्टा है। जो 20 है वो सट्टा है। मान लो कभी ऐसा भी हो गया हमने 90 में खरीदा 80 में ही बिका है ना, तो ये सट्टा होता है। ये सट्टा उद्देश्य जो होता है तो लोग इसके लिए भी अपने पास रखते हैं कि अगर भविष्य में हमें फ़ायदा मिलेगा तो हम उसमें इसको इन्वेस्ट कर देंगे, है। तो ये 3 उद्देश्यों से लोग अपने पास पैसा रखते हैं, जिसको हम तरलता पसंदगी कहते हैं। अब लौट आइए इधर, जो हमारा कुल मांग है वो कुल मांग उपभोग पर भी निर्भर करता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपभोग ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, मतलब हम मांग ज़्यादा कर रहे हैं, उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं मतलब हम मांग ज़्यादा कर रहे हैं, और मांग ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो हम विदेशों को निर्यात करेंगे, वही बात है। तो उपभोग और उपभोग 2 बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से, एक आय का आय ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से हम उपभोग ज़्यादा करेंगे, है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता। अगर आय ज़्यादा होती है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम उसको खरीद लें। अगर पहले हम उसको नहीं खरीद रहे थे या हम उसको नहीं यूज़ कर रहे थे, फिर भी इस समय हम यूज़ करने लगते हैं। हम मोटरसाइकिल से चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है फिर हमें अब साइकिल से थकान लगने लगती है, फिर हमें मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। यही है आय पर, आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, उपभोग की प्रवृत्ति भी। कुछ लोगों के पास इनकम नहीं भी हो तब भी पर उनकी प्रवृत्ति ही वही होती है, जैसे गुटखा खाना, पैसा नहीं भी हो तब भी खाएं, है ना। चाहे जैसे भी आदत है, उपभोग की प्रवृत्ति है, वो आदत है। तो एक आय का आकार, आय ज़्यादा होगी तो उपभोग ज़्यादा करेंगे, कम होगी तो कम करेंगे। और उपभोग की प्रवृत्ति किसी की कंजूसी की है और किसी की ज़्यादा खर्च करने की। तो जो खर्च करने वाला है वो तो करेगा, इनकम हो या ना हो, और जिसकी कंजूसी चाहे लाख रखा हो लेकिन खर्च नहीं है, तो ये उपभोग की प्रवृत्ति है। और ये जो उपभोग की प्रवृत्ति है वो 2 तरह की होती है। एक कौन सी, औसत उपभोग की प्रवृत्ति एपीसी बराबर होता है C/Y, और एमपीसी बराबर होता है ΔC/ΔY। मतलब ये हुआ कि अगर आय में परिवर्तन हुआ तो उपभोग में परिवर्तन होगा, जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे आय के आकार के लिए। आय ज़्यादा होगी तो उपभोग ज़्यादा होगा, आय कम होगी तो उपभोग कम होगा, ठीक है। वही है ये एमपीसी ΔC/ΔY। और ये एपीसी क्या कह रहा है, एवरेज बता रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत को बता रहा है कि अगर आय होगी तो उपभोग होगा। वो परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि आय है तो उपभोग होगा, यानी आय हमारी उपभोग पे डिपेंड कर रही है पूरी तरह से। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि अगर आय बढ़ेगी या घटेगी तो उपभोग घटेगा या बढ़ेगा, वो ये बात नहीं बता रहा है। और ये क्या है, ये परिवर्तन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें केस के रोजगार और आय के सिद्धांत को, तो इसी इतने में पूरा केस का रोजगार और आय का सिद्धांत इसी में पूरा हो जाता है। तो हम प्रभावपूर्ण मांग को इस तरह से भी और इस तरह से भी, अगर उस तरह से आपको नहीं आता है इस तरह लिखिए,
दोनों में किसी भी तरीके से लिख दोगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता है।